Hello friends, welcome back to our YouTube channel 10th and 12th NCERT Biology. Guys, लास्ट वीडियो में हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में स्टडी किया था, तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत डिले हो गई है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। आप अपनी NCERT की बुक पेज नंबर 31 पर भी इसको देख सकते हैं। गाइज, ये टॉपिक बहुत ही इजी है, आप इसे खुद से भी स्टडी करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ अ राइट टाइप ऑफ पोलन्स। इसमें क्या होता है कि जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो ये गारंटी नहीं करती है कि राइट टाइप ऑफ पॉलन्स ही स्टिग्मा पर आके स्टिक करेंगे ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। ये पॉलिनेशन के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं होता जिसमें ये इंश्योर करे कि राइट टाइप ऑफ पोलन ही स्टिक होगा। Often, pollens of a wrong type either from some other species or from same plant also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollens whether it is of right type or of wrong type. If it is right type, the pistil accept the pollens and promote post-pollination events that leads to fertilization. इसमें क्या बताया गया है कि जो पोलन्स हैं वो रॉन्ग टाइप के भी हो सकते हैं, चाहे वो अदर स्पीशीज के हों या सेम प्लांट से ही क्यों ना हो। ठीक है, ये स्टिक कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं स्टिग्मा पर। अब ये पिस्टल के अंदर एबिलिटी होती है, इसके अंदर फीचर होता है कि वो पोलन को रिकॉग्नाइज करे वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप कंपैटिबल और रॉन्ग टाइप विच इज इनकम्पैटिबल। अगर तो राइट टाइप होगा तो उसे पिस्टल एक्सेप्ट करेगा, अगर रॉन्ग टाइप का होगा तो उसे पिस्टल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इट इज ऑफ राइट टाइप, अगर वो राइट टाइप का होगा तो पिस्टल उसे एक्सेप्ट करेगा और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स जो है उसे परफॉर्म करने देगा, जो कि लीड करेगा हमारा फर्टिलाइजेशन को। ओके, and if the pollen is of wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। अब क्या होता है कि जो पोलन है वो अगर वो रॉन्ग टाइप का होगा तो क्या होगा, वो पिस्टल उसे रिजेक्ट कर देगा। कैसे रिजेक्ट करेगा? जैसे आपको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है तो पोलन जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब बनती है। तो क्या होगा कि अगर वो पिस्टल उसे रिजेक्ट कर देगा, उस पोलन को अगर वो रिजेक्ट कर देगा तो वो पोलन जर्मिनेशन ही नहीं होने देगा, वो पोलन ट्यूब ही ग्रोथ नहीं होने देगा, जो कि स्टाइल में जाती है। क्या होता है कि अगर ट्यूब ही आगे फॉल नहीं करेगी, अगर ट्यूब ही का जर्मिनेशन नहीं होगा, अगर वो ट्यूब ही नहीं बनेगी तो आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by its acceptance or rejection is result of a continuous dialogue between pollen grains and the pistil. ये जो एबिलिटी होती है पिस्टल की, जो कि रिकॉग्नाइज करती है पोलन्स को कि उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये कंटिन्यू रहता है जब भी पोलन ग्रेन्स और पिस्टल का इंटरेक्शन होता है। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड by chemical component of a pollen interacted with those of the pistil. It is only in the recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to recognition followed by acceptance or rejections. इसमें बताया गया है कि ये जो डायलॉग है ये एक केमिकल कंपोनेंट के बेसिस पे बनाया गया है कि पोलन्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं पिस्टल्स का, क्योंकि हर पोलन का एक अलग बिहेवियर होता है टुवर्ड द पिस्टल, तो उसके नेचर के हिसाब से ये डिफाइन किया गया है कि जो बोटेनिस्ट है उन्होंने ये डिफाइन किया है कि जो पोलन और पिस्टल का कंपोनेंट है, जो केमिकल कंपोनेंट है, वो इंटरेक्ट कैसे करता है उससे, उसके थ्रू ही पिस्टल रिकॉग्नाइज करता है कि ये राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है। एज मेंशन्ड अर्लियर, following compatible pollination, the pollen grains germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pole. ठीक है, ये आपको पहले भी बताया गया है कि जो पॉलिनेशन कंपैटिबल होती है, मतलब जो राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स जो पिस्टल पे स्टिक करते हैं, तो क्या होता है कि वो पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करते हैं, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम थ्रू वन ऑफ द जर्म पोल, जो कि आप फिगर 2.12a में देख सकते हैं। ये यहाँ पर यही हो रहा है, ये जो है ये हल्की हल्की आपको दिखाई दे रही होंगी, ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई हुई है। ठीक है, द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स मूव्स इनटू द पोलन ट्यूब। जो पोलन ग्रेन्स के अंदर कंटेंट होता है, जो मेल पार्ट होता है, वो क्या होता है कि पोलन ट्यूब के थ्रू मूव करने लगता है। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओवरी। अब क्या होता है, अब यहाँ देख सकते हैं, ये पोलन ट्यूब है, ये ग्रो कर रही है थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा, ये स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी में जाकर पहुंच रही है। ठीक है, ये आप दोनों डायग्राम्स में देख सकते हैं।
You would recall that in some plants, pollen grains are shed at two-celled conditions, a vegetative and a generative cell. अब क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो शेड ऑफ होते हैं, जिसके अंदर टू सेल होते हैं. एक को हम बोलते हैं वेजिटेटिव एंड सेकेंड वन को हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल. ठीक है. इन सच प्लांट्स, उन प्लांट्स में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म द टू मेल गैमीट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स इन द स्टिग्मा. इसमें क्या होता है, आप इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए. कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड करता है इनटू टू मेल गैमीट्स, नॉट द वेजिटेटिव वन, इट इज ऑफ जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल डिवाइड होता है टू मेल गैमीट्स में ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होती है तब वो जो जनरेटिव सेल है वो टू मेल गैमीट्स में डिवाइड हो जाता है स्टिग्मा में. ठीक है. इन प्लांट्स which shed pollens in three cell condition, pollen tubes carry the two male gametes from the beginning. इसमें क्या होता है कि इसमें टू मेल gametes होता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergid through the filiform apparatus. आपने इसका स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा. अब क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब है जब यहाँ पर ओवरी के अंदर उसने एंटर कर लिया है तो ये यहाँ ओव्यूल में जाके एंटर करेगा. एंटर ओव्यूल में कहाँ से करता है, ये चलाजल एंड होता है, आपको समझाया था, और ये होता है माइक्रोपाइल. ठीक है. अब ये माइक्रोपाइल एंड के थ्रू एंटर करता है सिनर्जिड्स. ये नीचे वाले जो होते हैं सिनर्जिड्स होते हैं, ऊपर वालों को जो थ्री ऊपर वाले सेल होते हैं उन्हें एंटीपोडल कहते हैं. नीचे वाले सिनर्जिड सेल्स में माइक्रोपाइलर एंड ऑफ दी ओवरी से एंटर होता है सिनर्जिड्स में थ्रू फिलीफॉर्म अपरेटस. यहाँ फिलीफॉर्म अपरेटस भी होता है, ऐसे ऐसे करके आपको बताया था, तो उसमें एंटर कर देता है. मैनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द सिनर्जिड गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. ये कहीं बहुत सारी स्टडीज में ये चीज बताई गई है कि जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि उसने एंटर वहां से करना है, फिलीफॉर्म अपरेटस वाली साइड से एंटर करना है. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. जितने भी अभी तक मैंने इवेंट्स समझाए हैं वो वहां से लेकर पोलन की डेपोजिशन से लेकर पोलन ट्यूब के अंदर एंड ओव्यूल में एंटर होने तक के पूरे इवेंट्स को पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं. ठीक है. As pointed out earlier, the pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollens. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrid. ये चीज आप समझ गए होंगे कि ये जो पूरे इवेंट्स की नॉलेज है ये हमारे जो प्लांट ब्रीडर्स हैं उन्हें हेल्प करता है, उन्हें मैनिपुलेट कि वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को मैनिपुलेट कर सके ताकि इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन भी हो सके, जो कि जिसको डिजायर हाइब्रिड चाहिए होगा. ठीक है गाइज. जिसे अच्छे से नहीं दिख रहा है वो अपने एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 33 पे भी जाके देख सकता है. You can easily study pollen germination by dusting some pollens from flowers such as pea, chickpea, balsam and vinca on the side glass containing a drop of sugar solution. After 15 to 30 minutes, observe the slide under the low power lens of microscope. You are likely to see pollen tubes coming out of the pollen grains. आपको अगर आप इस चीज को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, पोलन जर्मिनेशन को अगर देखना चाहते हैं तो पोलन्स लीजिए, पीज के, चिकपी के, इनके आप पोलन्स लेकर ग्लास स्लाइड पर ड्रॉप कीजिए. उसके बाद आप उस पर शुगर सोल्यूशन डालिए 10%. तो 15 to 30 मिनट्स के बाद उनको लो पावर लेंस स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप में आप उन्हें ऑब्जर्व कीजिए. आप डेफिनेटली उसमें पोलन ट्यूब्स देखेंगे. ठीक है. एज यू शेल लर्न इन द चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग, आपने लास्ट यूनिट में देखा होगा, अ ब्रीडर is interesting in the crossing different species and often genera to combine desired characters to produce commercially superior varieties. अब ये भी आगे आप चैप्टर 9 में स्टडी करेंगे कि कुछ ब्रीडर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं क्रॉस ब्रीडिंग करने में. ठीक है. अलग अलग हाइब्रिड्स के प्लांट्स को ब्रीड करते हैं वो ताकि वो डिजायर और सुपीरियर वेराइटी के कैरेक्टर्स उस प्लांट में डाल सकें. तो क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination.
अब क्या होता है कि इसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कह देते हैं। इसमें क्या होता है, हम क्रॉस एक्सपेरिमेंट करते हैं। डिजायर पॉलिंग ग्रेन्स को हम पॉलिनेशन को यूज करते हैं। अब जो हमें पॉलिन ग्रेन्स चाहिए होते हैं, जो हमें डिजायर पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, उनकी हम पॉलिनेशन करवाते हैं। और जिन प्लांट्स में हमें पॉलिनेशन नहीं करवानी होती है, उनके स्टिग्मा को हम प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि वो कंटेमिनेट ना हो। दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक। इसमें इमैस्कुलेशन होता है, उसको कट कर देते हैं, या बैगिंग टेक्निक या फिर स्टिग्मा को कवर कर देते हैं। इससे क्या करते हैं, पॉलिन ग्रेन्स तो डस्ट होते हैं बट स्टिग्मा पे स्टिक नहीं होते क्योंकि स्टिग्मा को कवर किया होता है। If the female plant bears bisexual flowers, removal of anther from the flower bud before the anther dehiscence using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation. इसमें क्या होता है, अगर आप फीमेल्स पेरेंट है उसमें बियर करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तो आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे एंथर। अब फ्लावर बर्ड में आप एंथर के डिहिसेंस से पहले ही उसको रिमूव कर देंगे, आप स्टिग्मा को सिक्योर कर देंगे, तो उसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इमेस्क्यूलेशन। Emasculated flowers have to be covered with bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. अब क्या होता है, इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उन्हें हम कवर कर देते हैं सूटेबल साइज के साथ या बटर पेपर के साथ, ताकि वो स्टिग्मा कंटामिनेट ना हो अनवांटेड पोलन से। दिस प्रोसेस कॉल्ड बैगिंग। इस प्रोसेस को बैगिंग कहते हैं, ठीक है। When the stigma of bagged flower contains receptivity, mature pollen grains collected from anther of the male parents are dusted of the stigma and flowers are rebagged and the fruits allowed to develop. इसमें क्या होता है कि जो स्टिग्मा होता है, जो हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसको बैग्ड किया हुआ है, वो क्या जैसे ही मेच्योर होता है, रिसेप्टिविटी के लिए मेच्योर हो जाता है, तो क्या होता है कि हम एंथर्स, अपने डिजायर एंथर्स को उस स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करते हैं और फ्लावर्स को फिर से रीबैग कर देते हैं और क्या करते हैं, फ्रूट्स को अलो करते हैं डेवलप होने के लिए। If the female parent produce unisexual flowers, there is no need for emasculation. अगर फीमेल प्लांट यूनिसेक्चुअल है, अगर उसमें एक ही सेक्स प्रेजेंट है, तो कोई जरूरत नहीं होती है इमेस्कुलेशन की, क्योंकि क्लोजनेस नहीं होती है, दूसरे गेमीट्स जो हैं वो फार प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल पास प्रेजेंट नहीं होते। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। Pollination is carried out using the desired pollens and flower rebagged. अब इसमें क्या होता है, इमेस्कुलेशन की जरूरत तो नहीं होती, पर फीमेल फ्लावर को बैग्ड कर दिया जाता है, उसको कवर कर दिया जाता है। जैसे ही फ्लावर ओपन होते हैं, स्टिग्मा पर डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स के साथ डस्ट कर दिया जाता है और डस्ट करने के बाद फिर से रीबैग कर दिया जाता है, ठीक है गाइस। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही डालने की कोशिश करूंगी। आई एम सॉरी फॉर लास्ट वीडियो। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। और अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।